कि बिहार में ही सबसे ज़्यादा कुछ न कुछ होने वाला है। कुल 6 विधानसभा हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी क्यों नहीं है? जयकुमार सिंह को हराने के लिए ही राजेंद्र सिंह को हार से लाया गया था। सबसे ज्यादा 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा आरजेडी की यहाँ से बढ़त मिली है बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य शोध। आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में बक्सर के बारे में। लगातार आप चुनाव झेलते आए हैं, लगातार चुनाव में जनता जो है वह नेताओं के वादों की शिकार होती है और हर बार दिलासा मिलता है, और चुनाव के बाद जब आपको एहसास होता है कि हमारा काम नहीं हुआ, हम ठगे गए हैं, वैसी स्थिति में जब आज फिर से 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, वैसे में हम आपके लिए वो सारे तथ्यों के साथ अपने प्रोग्राम को तथ्य शोध को लेकर के आए हैं, ताकि हर वो बात जो आपके लिए जानना जरूरी है वो आपको बता सके, जिससे कि आपको चुनाव के समय वोट देने में, यह निर्णय लेने में आसानी रहे कि हमको क्या करना है, किसको चुनना है जो हमारे लिए लाभदायक हो। इस एपिसोड की शुरुआत आज हम कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर से, शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खान की नगरी बक्सर से, बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी बक्सर से। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि बक्सर की क्या है स्थिति, इसके पहले वाले चुनाव में 2019 में, 2014 में क्या थी स्थिति। इन सारी बातों पर एक एक करके प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ बाबा हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पुराने मीडिया के खंभा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले कि बक्सर में बाबा एक सबसे बड़ी जो बात है कि 96 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, 18 लाख करीब आबादी है। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और इसके साथ साथ मैं पहले अपनी जनता से मुखातिब बोलूँ जी। सौंसे भोजपुरिया समाज के गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बा, और बाबा परमेश्वर नाथ के धरती से शुरू होता, और आज संजोग से शिवरात्रि भी, और टीका उका देख के रुआ लोग समझते हो कब, तो खास करके ये बात खातिर रुआ लोग के बहुत बहुत बधाई देव, धन्यवाद देव, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद रुआ के देव हम ये चलते कि रुआ ये 2024 से पहले सब ढूंढ डांट के खोज खाज के उसा फटक के ले नहीं जो उनकी जनता के सामने हमने के रखे के बाद। तो सवाल रुआ से हम चाहब कि रुआ सवाल जो बात सवाल से शुरू करिए, और एक बाद हम भोजपुरी ना बोलब, एक बाद हम सब जानकारी। सवाल बाबा यही है कि लगातार बक्सर में 96 से बीजेपी का कब्जा रहा है। बीच में अगर खाली 2009 छोड़ दिया जाए तो आरजेडी के जगदानंद सिंह जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष में आरजेडी के वह थे। लेकिन क्या कुछ हुआ है बक्सर? देखिए, पीछे बहुत ज़्यादा पीछे गईला पर इतिहास जौन बा वर्तमान के संगे मैच नहीं करत जी। कारण कि जौन राजनीति पिछला 4 दशक से बदलल बा, या कहली कि रुआ 3 दशक से बदलल बा। जब से कांग्रेस के विरोध में राजनीति के शुरुआत भइल बा और नया नया जौन क्षेत्रीय दल उत्पन्न भइल बा, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव बढ़ल बा, ओकरा के ले करके कहीं ना कहीं अगर देखल जाओ तो बक्सर भी ओकरा से अछूता नहीं है। बक्सर जहाँ कहल जाला कि रामचंद्र के ज्ञान स्थली है, एजा एक से एक ऐतिहासिक काम भइल बा। लेकिन इतिहास रचे में ये जौन प्रसिद्ध बा बक्सर, आखिर आपन इतिहास रचे में काहे पिछड़ जाता? जहाँ अहिल्या के उद्धार भइल, बक्सर के उद्धार काहे नहीं के होत? तेकर सीधा मतलब बा कि अब तक ये बक्सर लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोनो शख्स ना आइले जो बक्सर खातिर सोचस, कोई जनप्रतिनिधि। बिल्कुल, हम पिछला 3 दशक के बाद 4 दशक से बात करते नहीं। लगभग 2 चुनाव से अश्विनी चौबे हो जा बड़ा 2014 में बराबर उनका बाहरी का आरोप लगता है बाबा, लेकिन मोदी जी के लहर में मोदी जी के नाम पर उनको लोग वोट कर रहा है। अनिल जी, आपने ये बात जो कही ना, वो 2 स्टेप आगे की बात कह दी। उससे पहले का आप देख लीजिए तो लाल मुनि चौबे वहाँ हुआ करते थे 96 में। जी बिल्कुल, लाल मुनि चौबे हुआ करते थे, और जब सत्ता वहाँ बदली, सरकार में भले ही न शामिल हो, लेकिन जिस तरह से वहाँ की सत्ता बदलती रही है, वहाँ बक्सर को कहीं ना कहीं पिछड़ता गया है। क्योंकि है तो मैंने उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, बेटी रोटी का रिश्ता हमारा उत्तर प्रदेश से है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ वहाँ है तो बाबा परमेश्वर नाथ यहाँ है, बड़का बाबा छोटका बाबा की बात होती है। ये सारी चीज़ें वहाँ है, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए सब कुछ वहाँ है। आप देखते हुए है कि वहाँ के लोगों में
एक अलग तरह का संतुष्टि और शांति है। लेकिन जो पिछले 3 चुनाव से हो रहा है, 2009, 2014, 2019, इन चुनावों में जब जगतानंद सिंह आए तो लगा कि एक फ्रेम बदला है। तो जब फ्रेम बदलता है तो लगता है कोई नई तस्वीर इस पर डाली जाएगी। कुछ अब होगा, बिल्कुल इस पर कोई नई तस्वीर डाली जाएगी। लेकिन वही तस्वीर थी, कोई अंतर नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया। और खास करके जब से 2014 से वो सरकार आई जिसने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, जिसने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया चल जाएगा, भ्रष्टाचार के बेदी पर अब कहा जा रहा है कि आग धधका करके ये सरकार आई थी 2014 में। लेकिन इस सरकार के द्वारा और इस सरकार में मंत्री रहने के बावजूद अश्विनी चौबे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मंत्री किस तरह से वो बने, मंत्री बनने के पीछे का मकसद क्या था। कई ऐसे गांव हैं जो गोद लिए गए। सबसे पहला सवाल हम यही पूछेंगे अनिल जी कि आप लोग तो लगभग सभी क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, आप लोग जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है राजनीति की उससे अलग आप लोगों की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। आप लोगों को देख करके, बॉडी लैंग्वेज समझ करके और इस बात का निर्णय करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप बताइए ना कि क्या हुआ जो गांव को गोद लिया गया था। किसी गांव का आज पता नहीं है, कोई नाम तक लेने वाला नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं सब्जबाग दिखाया गया है। और सबसे ज्यादा सब्जबाग अगर किसी को दिखाया गया तो वो बक्सर की जनता है। जगतानंद सिंह ने जो धोखा किया उस धोखा को कंटिन्यू अश्विनी चौबे ने किया। आज भी अश्विनी चौबे के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है जी। आवाज बड़ी जबरदस्त उठ रही है कि पिछले 2 चुनाव से 2014 और 2019 के बीच में कुछ भी नहीं बदला। आज भी आपने देखा होगा कि कई तस्वीरें सामने आई हैं जो तस्वीरें डराती हैं। आप अहिरौली में एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करके आप बक्सर के लोगों को खुश नहीं रख सकते, नहीं कर सकते। बक्सर के लोगों को और जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे जीते जरूर हैं, लेकिन इस बार 2024 में जो वहाँ की स्थिति है, आप देखिए ना कि 2019 में जो जीत हार का आंकड़ा था वो कितना बड़ा था, चूंकि राष्ट्र के सवाल पर चुनाव लड़ा गया, लोगों ने वहाँ उम्मीदवार पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल राष्ट्रवाद की बात हुई थी। और आज आप समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी बता रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े आप बाद में पूछेंगे, हम अभी से आपको बता दें कि वहाँ जो कुल 6 विधानसभा हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी क्यों नहीं है। और इसके पहले बाबा न सिर्फ 2020 में बल्कि 2015 में भी यही तस्वीर थी। बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए ना, 2014 में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है जी, केंद्र में अपनी सत्ता बना लेती है, अब नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लग जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन 2015 में यही बिहार है जो उनको पहला झटका देता है कि आप सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन बाबा इसमें 1 मिनट आपको टोक रहे हैं कि 2015 में आप याद कीजिए कि उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, बिल्कुल, और बीजेपी के साथ लोजपा थी। उस समय की जो तस्वीर थी, नीतीश कुमार फिर जब 2020 के चुनाव में जब एनडीए में आ गए हैं, फिर भी वहां महागठबंधन की वही तस्वीर। इसका मतलब कि नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, वहां लालू ही फैक्टर है। देखिए अनिल जी, यहाँ हम एक फैक्टर की, जो आप जिस फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे हम अलग अपना जो हमारा सोच है वो रखते हैं कि फैक्टर लालू या नीतीश नहीं है। फैक्टर वहाँ कहा जाता है कि बसपा और बीजेपी नहीं है। वहाँ का फैक्टर ये है कि वहाँ के लोगों में एक गुस्सा है, और जब आदमी गुस्से में होता है तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं। किस कारण से वो गुस्सा है? वहाँ के लोगों का गुस्सा ये है कि हमारे क्षेत्र की प्रगति क्यों नहीं, विकास क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए जो केंद्र में सरकारें होती हैं, जो केंद्र में पार्टी शासन में होती है, उसके विपरीत यहाँ परिणाम आते हैं। आपने भी यही बात कही है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है, 2015 में विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बदल जाता है और नीतीश कुमार साथ नहीं होते हैं। लेकिन 2020 में तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, और 19 में वही लोकसभा फिर बीजेपी जीत रही है, अब 20 में फिर साफ। इसका मतलब है कि वहां फैक्टर कोई पार्टी नहीं है। वहां जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं जो जीत करके जाते हैं, उनकी नाकामियों के चलते वहां विधानसभा में आप प्रभाव नहीं जमा पाते हैं। जिस व्यक्ति को खुद ही ये ठप्पा लगा हो कि ये बाहरी हैं, उनसे अगर पूछ लिया जाए तो वो 10 लोगों को नहीं पहचानते हैं, उनको पहचानवाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, हालांकि कई क्षेत्रों में ऐसा होता है, लेकिन बक्सर की बात हम लगातार इसलिए कह रहे हैं कि बगल में ये उत्तर प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए और बिहार की स्थिति देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है, बिहार में लंबे समय तक भाजपा का शासन रहा है, लेकिन बिहार की तकदीर के साथ साथ बक्सर की तकदीर भी नहीं बदली है। बाबा, लोकसभा उम्मीदवार को जो आपने कहा कि जो जीत के जाते हैं उनके प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन जनता भी तो वही करती है। आपको याद होगा जब लालमुनि चौबे वहां का सांसद हुआ करते थे, कभी क्षेत्र में नहीं जाते थे, चुनाव के समय जाते थे और ये भी कहते थे कि हमको तो लोग वोट देता नहीं है। उस समय अटल जी के नाम पर मिलता था, अभी मोदी जी के नाम पर मिल रहा है, तो हम क्यों जाए जनता के बीच में, वोट तो मिल ही जाना है। आज दरवाजा खटखटा रहे हैं हम लोग ना जी। अब अगर नहीं जागेगा लोग तो ज्यादा क्या कर सकते हैं। इसी बात के लिए हम लोगों ने अपना यह प्रोग्राम शुरू किया है ताकि जनता तक वो बात जाए, जनता सही ढंग से निर्णय ले सके कि हमको किसको देना है, सिर्फ चेहरे पर नहीं वोट करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का चुनाव 2 खेमे में होने का लगभग तय हो चुका है जी। एक वहां भारतीय जनता पार्टी होगी जो कि एनडीए का मुखिया होगी, और दूसरा महागठबंधन होगा जिसके मुखिया संभावना व्यक्त की जा रही है कि लालू प्रसाद हो सकते हैं। लालू प्रसाद भले ही सक्रिय रूप से अक्षम हो वो राजनीति में किसी भी पार्ट लेने से, लेकिन उनका प्रभाव आज भी है। वो दिल्ली में बैठे बैठे जब फोन करके बिहार में अपना रणनीति कामयाब कर सकते हैं तो और क्या कही जाए। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि बक्सर की जनता, जिनमें कहा जा रहा है कि 18 लाख से ज़्यादा लोगों का भविष्य, मुस्तकबिल एक लोकसभा के अंदर अपने उम्मीदवार और जिसे जिताकर भेजते हैं उस पर निर्भर करता है। बक्सर के लोगों का डिमांड ये रहा है कि भोजपुरी को 8वें अनुसूची में शामिल कब किया जाएगा। भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से उसका सीधा संबंध है। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, बक्सर में विकास नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं या तो वहाँ के जनता का है कि जो अपने नेता का विरोध नहीं कर पाती है। कई ऐसी बातें सामने आई है जिसमें आपने देखा होगा कि इमोशनल कार्ड अक्सर खेलते रहते हैं अश्विनी चौबे, और इमोशनल कार्ड के साथ साथ वो इस बात को भी बताते हैं कि जब जेपी का आंदोलन चल रहा था, जेपी की लड़ाई चल रही थी, तो इसी बक्सर के जेल में मैं लंबे समय तक बंद रहा, मुझे यातनाएं दी गई। ये सारी बातें मुझसे डायरेक्ट सीधी उनकी बातचीत हुई है, जिस बातचीत में उन्होंने कई बातें रखी। मुझे अश्विनी चौबे से कोई गिला शिकवा नहीं है जी। मेरी शिकायत बक्सर की जनता से है। वो 18 लाख जो जनता है, जिनमें महिला और पुरुष का लगभग समान भागीदारी है, आप एक ऐसे प्रतिनिधि को क्यों नहीं चुनते हैं जो आपसे इजी टू कम्युनिकेट हो। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको यह अधिकार भी नहीं कहने का है, दोष भी देने का अधिकार नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को दोष दें। सबसे बड़ी चुना हुआ तो आप ही का है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां युग पुरुष पुरुषोत्तम की शिक्षा स्थली रही हो, वहां ज्ञान का अभी भी भंडार भरा हुआ है। इसके साथ साथ वहां के लोग अभी भी जागृत नहीं हैं। अश्विनी चौबे का विरोध करने से अच्छा होगा कि आप वहां एक बदलाव के लिए वोट करें। आपको लगे कि ये व्यक्ति हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, उसको आप चुनें। जहां तक बक्सर की बात है, बक्सर में जातीय आंकड़ों की बात करें तो वहां ब्राह्मणों का वर्चस्व है। 4 लाख के आसपास ब्राह्मणों की संख्या बताई जाती है, जो पिछला सर्वे हुआ था। उसके बाद यादवों की संख्या दूसरे नंबर पर है। आपने देखा होगा कि ददन पहलवान वहां ताल ठोकते रहे हैं और अच्छा खासा दूसरे तीसरे नंबर पे वो आते हैं। इसके साथ साथ वहां राजपूतों की संख्या भी कम नहीं है, 3 लाख के आसपास राजपूत हैं, और इसके साथ साथ भूमिहारों की 2 लाख संख्या है, मुसलमान 1.5 लाख के आसपास हैं। इसके अलावे 1 लाख के आसपास कुशवाहा है और कुर्मी का भी 60-70 हज़ार का संख्या है। इसके साथ साथ बैस भी 1 लाख है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ जो समीकरण बैठता है वो एनडीए बनाम महागठबंधन का 7 दलों का जो दावा किया जाता है, दोनों समीकरण बराबर है। कुढ़नी का चुनाव आपके सामने उदाहरण है कि समीकरण बिल्कुल बराबर था और बक्सर में भी समीकरण बराबर है। फिर भी यहाँ जीत हार का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं तय करता है कि किसका वर्चस्व यहाँ है। लगातार जो चीज़ें यहाँ सामने आ रही है, इसमें हम चाहेंगे कि आप एक आंकड़ा जरूर पेश करें कि 2019 से पहले 2014 और 2009 में क्या समीकरण रहा है, किसको कितने वोट आए हैं और कितने वोटों का अंतर रहा है। देखिए बाबा, इसके पहले जो चुनाव हुआ है वही हम आपको बता रहे थे। पहला बात तो है कि वहां बीएसपी का भी बहुत बड़ा जनाधार है, बिल्कुल, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। पिछले बार का जो वोटिंग आप उठा के देख सकते हैं। देखिए, बक्सर से कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जीते हैं। अच्छा, ये आप बता रहे हैं वो आंकड़े जो विधानसभा के? जी, विधानसभा, बिल्कुल विधानसभा पर ही निर्भर करता है लोकसभा का, और इससे कंपैरिजन हो जाता है। वही हम एक बार दर्शकों को बता दे रहे हैं कि बक्सर से कांग्रेस के मुन्ना तिवारी, जिनको पिछली बार 59,417 वोट आए जी,
और बीएसपी के परशुराम चौधरी थे जिनको कि बीजेपी के परशुराम चौधरी थे जिनको कि 55,525 आया था जी। उसके बाद बाबा रामगढ़ से आप अगर आते हैं तो आरजेडी के सुधाकर सिंह हैं जिनको कि 58,083 वोट आया था, और बीएसपी के अंबिका सिंह हैं जिनको कि 57,894 वोट आया। जी जी, समझ लीजिए बाबा कि 57,800 नेट टू नेट फाइट चल रहा है। और रामगढ़ में जिन सुधाकर सिंह को लेकर के अभी विवाद चला हुआ है, की कुर्सी हिल रही है बिल्कुल। और दिनारा में आरजेडी के जो है विजय मंडल उनको 59,541 वोट आया था। एलजेपी राजेंद्र सिंह जो कभी कहा जाता था कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं बीजेपी के तरफ से, उनको बाबा 51,313 सारा उनका जो आधार सारा मुख्यमंत्री का पद जो है इसी लुढ़क गया। बिल्कुल बिल्कुल, उतने बड़े आदमी का कम से कम दिनारा से हार की, वो लॉबिंग के शिकार हो गए। देखिए, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसी पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये सारी बातें कहने सुनने वाली हैं। वास्तविकता ये है कि जो लॉबिंग करता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तीसरे नंबर पर जय कुमार सिंह थे जदयू के। तो एक चीज तो आप मानिए बाबा कि अगर राजेंद्र सिंह नहीं खड़े रहते तो इज्जत बच गई रहती। यहाँ हम थोड़ा सा इसमें चाहेंगे कि हम जो दिनारा का मामला है, दिनारा के मामले में आप दिनारा पर बताइए, उसके बाद फिर हम यही विजय कुमार मंडल हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में जो बातें कही वो सबने सुना, काफी हंगामा कर दिया उन्होंने, अपनी ही सरकार को में खड़ा कर दिया। बाकी राजेंद्र सिंह की बात करें तो निश्चित रूप से राजेंद्र सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनको सत्ता में होना चाहिए, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो परिवर्तन वाले नेता हैं और इजी टू, सबसे माने मिलने में बहुत आसानी होती है, सभी से मिलते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जय कुमार सिंह के साथ उनको हराने के लिए दिनारा में बहुत सारी बातें हुई। आपको याद होगा कि जय कुमार सिंह को हराने के लिए ही राजेंद्र सिंह को वहां से लाया गया था। जय कुमार सिंह जो कि नीतीश सरकार में मंत्री थे और बेहतर काम कर रहे थे, काफी एनर्जेटिक मंत्री थे। उद्योग विभाग को लेकर के उनका मेरी जहां तक स्मरण है कि उद्योग विभाग में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था और कर रहे थे। उनको एक मौका और मिल गया होता तो कुछ अलग, बहुत कुछ बदलती। बिल्कुल, वो एकदम फाइटर टाइप के आदमी है। लेकिन राजेंद्र सिंह को वहां ला करके, जो बार बार ये कहा जाता है, नीतीश कुमार कहते हैं कि कमजोर करने की साजिश की गई, तो प्लानिंग तो स्वाभाविक था। तो उनके बढ़ते हुए कद को काट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों देखिए ना, दोनों के आपस की लड़ाई में है, मतलब बिल्ली की लड़ाई में आप देखें कि क्या हुआ, विजय मंडल निकल गया विजय मंडल। लेकिन एक चीज है बाबा कि लगातार जो सरकार की कमियां है, खास करके जो घूसखोरी है इस सरकार में, उसको लेकर के लगातार इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन माफी भी तो मांग लेते हैं। लेकिन कई बार हमसे एकदम साफ तौर पर उन्होंने कैमरे के सामने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, बिना घूस का कोई काम नहीं। सुधाकर सिंह भी तो यही बात कर रहे हैं जी। लेकिन सच बात तो कड़वा होता है बाबा, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सिर्फ वही बातें अच्छी लगती है जो उनकी प्रशंसा में कही जाती है। बिल्कुल। अब आते हैं डुमरांव में देखिए, आपको माले के अजीत सिंह जीते हैं जिनको 71,320 जी, और जदयू के अंजुम आरा थी जिनको कि 46,905 वोट है। ये अंतर काफी बड़ा, ये अंतर काफी। एक और अंतर है बाबा, अभी ब्रह्मपुर आप आ जाते हैं, बाबा भोलेनाथ का वहां पर है काफी प्रसिद्ध मंदिर। जी, बाबा परमेश्वरनाथ की। तो ब्रह्मपुर में आप आते हैं तो आरजेडी के शंभू यादव हैं जिनको 90,000, सबसे ज्यादा 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा आरजेडी की यहाँ से बढ़त मिली है बाबा, 90,176 जी। और देखिए हुलास पांडे बंधु जो कि कहा जाता है कि भोजपुर में जिनका एक अपना वर्चस्व है, उनको इन्हीं के बड़े भाई सुनील पांडे जो निर्दलीय में सबसे ज्यादा वोट लाया था उन्होंने बिहार में, और उन्हीं के छोटे भाई हुलास पांडे 39,000 वोटों पर उनको संतोष। एमएलसी भी रहे हैं, बाहुबली माने जाते हैं, धन बल की कमी नहीं है, और 39,035 वोट बाबा जी। और वीआईपी के उसके बाद जयराज थे जी, उनको तीसरे नंबर पर थे। अब आते हैं आखिरी जो है वो राजपुर, जो रिजर्व क्षेत्र है, राजपुर जिसमें कांग्रेस जीती है 67,871 वोट जी, और 46,667 जदयू के संतोष निराला को। और सबसे महत्वपूर्ण है बाबा कि बीएसपी के जो संजय राम है उनको 43,836 वोट राजपुर में। इसका मतलब सीधा नजर आता है कि यहाँ जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है। आप बीएसपी को यहाँ, चूंकि बीएसपी का उत्तर प्रदेश बहुत, हम बार बार जो चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सटा हुआ बक्सर है,
तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ स्पष्ट नजर आ रही है कि यहाँ बाकी फैक्टर गौन हो जाता है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सीधे नरेंद्र मोदी फैक्टर हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी किसी को भी खड़ा कर दें तो वहां से जीतेगा। लेकिन बक्सर की जनता, जो हमसे बातचीत हुई हमारे सत्यशोध में, जो लगातार हमारी टीम वहां काम कर रही थी, उनके सामने लोगों ने कहा कि हमारी मजबूरी है। सवर्णों से अगर बात कर ले तो कहते हैं कि आखिर किसे वोट दें, कौन सवर्ण हमारे लायक है। कई लोगों को वहां काटने की भी तैयारी है, जैसे अगर अश्विनी चौबे को मिल गया तो उस पार्टी में और भी कई लोगों को पीछे ढकेल दिया जाता है। ब्राह्मणों का वर्चस्व वहां रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ब्राह्मणों के साथ अन्य जो सवर्ण है, जिसको भूरा बाल लालू प्रसाद कहते थे, वो सारे लोग अब एक साथ जुड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों के अलावे वहां से राजपूत की भी जीत हुई है, जो एक बड़ी बात कह रही है कि यहाँ परिवर्तन हो सकता है। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के हम आपको सत्यशोध जो बता रहे हैं, उस सत्यशोध में सबसे जो बड़ी बात है अनिल जी, हम लोग जो डिस्कस किए उसमें एक ही चीज़ मेरे जो समझ में आ रहा है कि बक्सर की जनता को एक बार फिर से अपने आप को रिवाइव करना पड़ेगा, एक बार फिर से अपने से सोचना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि आप भला तो जग भला जी। यानी कि बक्सर को अगर बदल देते हैं तो इससे राज्य की तस्वीर बदलेगी और इस देश की तस्वीर बदलेगी। एक संदेश जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके वर्तमान के जो सांसद हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन आप उन्हें ठीक नहीं रख पा रहे हैं, ये जरूर नजर आ रहा है। विकास का जहां तक सवाल है, विकास में सिर्फ धर्म पूजा यही नहीं है, आम लोगों के विकास की बात है। वहाँ लगातार सुधाकर सिंह खड़ा कर रहे हैं सवाल कि बक्सर के लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, बक्सर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बक्सर के लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। ये समस्या कौन समाधान करेगा? ये देश, और खास करके बिहार की बात करें तो 80% जो कृषि है वो इस बिहार को चला रहा है, उसी पर लोगों का जिंदगी आधारित। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गांव में रहने वाले अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं, और खास करके किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये अलार्मिंग जरूर है कि आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में आप एक बार फिर से सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सत्यशोध एक इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद हम जो लेकर के आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि उम्मीदवार किस पार्टी से हो सकते हैं, कौन कौन संभावित हैं, और किनके साथ। अगर आप साथ में हम ये भी कहते हैं कि अगर आप बक्सर के प्रति अगर आपकी सोच है, आप बक्सर के प्रति कुछ भी कहना या जानना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, उस और बात को हम लोग उस बिल्कुल जगह पर उसको उठाएंगे बिल्कुल। और जो कुछ कमियां हम में रह गई हों उसको हम सुधार कर सकते हैं। ये आज से 1.5 साल पहले, जबकि लोकसभा के चुनाव होने हैं, इस सत्यशोध को लाने का मतलब है। और इसके साथ साथ हम अलग अलग और भी लोकसभा, 40 लोकसभा का हम सत्यशोध करेंगे। चूंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है, उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस स्थिति में हैं। पिछले 1 दशक से जो लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले यूपीए की सरकार थी। अगर आप हमारे साथ अपनी बातें साझा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए। आपके क्षेत्र के विकास के लिए हम और क्या कर सकते हैं, अगर आपका आदेश निर्देश होगा, आप चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र में आएं, आपके विकास योजनाओं को और अन्य चीज़ों को देखें, तो उसके लिए हमारी टीम तैयार है। बाबा, 2 सवाल है, उसके बाद हम आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे। कि आपने कहा कि बक्सर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र जी, वैसे में बक्सर में आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जब आप विधानसभा में जा रहे हैं, बिल्कुल, लोकसभा में जा रहे हैं तो नजर आ रहा है। बिल्कुल। वैसे में बीएसपी की जो वहां पर जो मजबूती है, बीएसपी का जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, हमने बताया ना कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक मायावती ने राज किया। मायावती को मोदी जी ने तो एकदम संट कर दिया। मायावती को कर दिया ना, लेकिन मायावती का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को अलग अलग खंड में बांटा गया ना। वही हम चाह रहे हैं कि क्या मोदी जी उस जिस प्रकार से मायावती को संट कर दिए, क्या वोट नहीं ट्रांसफर करा पा रहे? नहीं, उसमें तो उनके पास वैसा कोई चेहरा ही नजर आया ना। वैसा कोई चेहरा नजर कहाँ आ रहा है? मायावती के वोट बैंक पर अगर कोई राज कर सकता था या उस वोट बैंक में कोई सेंधमारी कर सकता था, तो वो थे रामविलास पासवान।
धीरे धीरे आप चिराग पासवान को देख रहे होंगे कि वो अपने समाज के साथ साथ सवर्ण समाज में भी अपनी अच्छी पैठ बना रहे हैं धीरे धीरे। और आने वाले समय में जैसा कि मेरा मानना है, जो मैं देख रहा हूं, आने वाली राजनीति का जो जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग करते हैं, उसमें बीएसपी का वोट बैंक तो जरूर घटा है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन जहां मायावती का वोट बैंक है, जहां उनकी बहुलता है, वहां वो बड़ी मजबूत है और उसको अब तक अनडिवाइडेड उसको कहा जा सकता है। चलिए बाबा, आखिरी सवाल है कि आप ये चीज मानेंगे कि दिल्ली की जो गद्दी है जी, बिहार और यूपी होकर दिल्ली के लिए कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता बनता है, वैसे में मोदी के लिए 2024 में बक्सर से, चूंकि आज हम बक्सर की बात कर रहे हैं, क्या रहेगा? क्या लग रहा है कि मोदी के लिए फिर पहले की तरह सिर्फ चेहरे पर वोट मिलेगा या इस बार कुछ दिक्कतें आ सकती है? बक्सर के पास एक चेक पोस्ट है जी, जो उत्तर प्रदेश में जाता है, आइएगा तो वहाँ दारू चेक होता है, लेकिन इस बार और भी बहुत कुछ चेक होगा। बक्सर से निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं चौक करने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने खूंटा ठोक करके कहा है, दावा किया है कि हम 40 सीट पर हरा करके दिल्ली की गद्दी से रोकेंगे जी। कितना संभव होगा ये तो 2024 का चुनाव बताएगा, लेकिन एक बात आप तय मान के चलिए कि ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी है और इस देश के 2024 के चुनाव का हॉट सीट बिहार का होना ये बता रहा है कि बिहार में ही सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ होने वाला है। बिहार जो फैसला करेगा वही देश का फैसला होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। 40 में से 39 सीट देने वाला और 40 में से 35-36 सीट देने वाला बिहार नरेंद्र मोदी को गद्दी पर बैठाने वाला राज्य है। और अगर ये सीटें रोकने में कामयाब हो जाता है महागठबंधन, तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी पर एक नया चेहरा हो सकता है, एक नया चेहरा हो सकता है, यही बात जानना चाह रहे थे। धन्यवाद बाबा आपका। तो ये थे हमारे साथ बाबा, जिन्होंने पूरे विस्तृत रूप से आपको समझाया बक्सर का पूरा भौगोलिक से लेकर के जातीय समीकरण। निश्चित तौर पर इससे आपको अपने उम्मीदवार को चुनने में मदद मिलेगी और निश्चित तौर पर हमारा यही मकसद है कि आप अच्छी तरह से समझें कि किसको आपको चुनना है, क्योंकि आपका एक एक वोट जो है वही सांसद बनाएगा, वही कल आपकी तकदीर को लिखेगा। अगले एपिसोड में किसी और लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।